अठावले साहब का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर भारत 24 के मंच पे। और अठावले साहब, आपकी सबसे बेहतर बात यह है कि आपको सुनने के लिए लोग यहाँ पर, जब आपका नाम आया कि अठावले साहब आएंगे, तो सब सुनना चाहते थे कि आप संसद की इस सब तमाम सत्र के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी क्या जो आपका रिएक्शन है वो जानना चाहते हैं। कैसा लगा आपको ये जो 3.0 सरकार आने के बाद और बड़े आंकड़े राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के पास, वो ये मान रहे हैं कि बैकफुट पे कर दिया बीजेपी को? हाँ अदिति, मुझे ज्यादा सवाल करके मत करो बोर, मुझे ज्यादा सवाल करके मत करो बोर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है भारत 24। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा कर रहे शोर, राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में आजकल बहुत ज्यादा कर रहे शोर, लेकिन सत्ता में आने की जनता ने उनके काट दिए हैं दूर। तो हमारे जगदीश चंद्रा जी है जिन्होंने मतलब ये भारत 24 शुरू किया है, और मुझे बहुत गर्व है कि ये चैनल माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह पब्लिसिटी दे रहा है। और मैं वैसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूं जी। मेरी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है जी। और मैं लगातार 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जी। अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में हूं। वैसा मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, मैं राज्यसभा में हूं जी। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुझे भी तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में मौका मिला है। बिल्कुल। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, तो इसीलिए आज मतलब यहाँ आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह मतलब हमारे मुंबई में है महासागर, जब आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में हम देखते हैं महासागर, लेकिन जब हम भारत 24 में आते हैं तो वो हमको दिखाई देती है आदिति नागर। तो आप अच्छा मतलब एंकर है, तो चलो आगे। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले संसद से शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा रोचक सिनेरियो रहा। लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, आप राज्यसभा में हैं, मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि 3.0, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार किसी ने शपथ ली है, नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे में सब कुछ वैसा ही क्यों था? मंत्रिमंडल लगभग वैसा, स्पीकर वही, ये कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं ये डर था कि कोई नाराज ना हो जाए? नहीं, ऐसा है कि जिस तरह हमने नारा दिया था 400 पार का जी, लेकिन ये विरोधी दल के लोग 400 पार में अटक गए और बीजेपी भी अटक गई सर। और उनका एक प्लान था कि नरेंद्र मोदी जी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। इसके लिए सब पार्टियां एक साथ आई जी। इमरजेंसी में जिन पार्टी के नेताओं को कांग्रेस ने जेल में डाला था, ऐसे सब लोग मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्लान किया। जरूर हमारी सीटें कम आई है, बीजेपी की सीटें कम आई है, लेकिन क्लियर बहुमत हमको मिला है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई भी तो तोड़ नहीं सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन जनता ने जो कौल दिया है, एनडीए ने सरकार बनाने का कौल दिया है और इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओम बिरला जी को भी दूसरी बार मतलब ये मौका मिला है। और हमारा मंत्री परिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, इसमें शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे सभी लोगों का मंत्रिमंडल जो बना है एक बहुत ही वजनदार मंत्रिमंडल है। लेकिन सर कार्यकर्ता ये कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और फिर अयोध्या में
बीजेपी हार गई, तो ये सिनेरियो आपको कैसा लगता है? नहीं, बीजेपी हार गई मतलब इसका हारने का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मुद्दा बहुत ही ज्यादा उन्होंने प्रचार में लाया। बिल्कुल। और उन्होंने इस मुद्दे को ये किया कि भाई 400 पार इनको का क्यों जगह चाहिए, तो ये 400 से ज्यादा सीट आएगी इनकी तो ये संविधान बदलेगी। दलित समाज में गलत फहमियां पैदा की गई, मतदारों के साथ ब्लैकमेल करने का काम किया और समाज में फूट डालने का काम किया और लोग एकदम संभ्रम में आए कि भाई ये आएगी तो संविधान बदलेगी, संविधान बदलेगा तो आरक्षण में जाएगा। इसी तरह की गलत फहमियां लोगों के मन में बैठ गई और इसीलिए हमें जितनी सीट मिलनी चाहिए थी उतनी थोड़ी कम सीट आई। उत्तर प्रदेश में 70 तक सीटें आने की संभावना थी, लेकिन वहां 33 सीटें आ गई, वहां 37 सीट और हमारी आ सकती थी। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि महाराष्ट्र पे आती हूँ मैं कि संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव महाराष्ट्र में भी लोगों ने बाय कर लिया, यानी कि महाराष्ट्र के लोग विपक्ष पर विश्वास कर रहे हैं और वो आगे आने वाले चुनाव में भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। नहीं, महाराष्ट्र में संविधान का भी मुद्दा रहा, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा जो एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए 40 एमएलए लेकर, 40 शिवसेना के 10 इंडिपेंडेंट और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उसके बाद अजीत दादा पवार भी हमारे साथ आए और हमारे अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री कांग्रेस को भी हमारे साथ आए भी, तो उसका भी थोड़ा सा गलत प्रचार हुआ कि भाई ये लोग मतलब इन्होंने इनको तोड़ा है, पार्टी में फूट डाली है, लेकिन उनपे बीजेपी का कोई संबंध नहीं था। सर तो आपके कार्यकर्ता, लेकिन लोगों में मतलब उनको सिंपैथी थोड़ी मिली, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को सिंपैथी थोड़ी ज्यादा मिली। बिल्कुल। लेकिन जो हमको होटिंग मिला है, एक 2-4 लाख कम ज्यादा महाविकास आघाड़ी जो हमारी लड़ी थी, इंडिया आघाड़ी, तो उनके और हमारे मतों में ज्यादा फर्क नहीं है, हमारी सीटें बहुत कम वोटों से हार गई है। लेकिन अभी विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें हम 170-180 तक सीटें जीतेंगे और हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में। सर लेकिन आपसे एक चीज समझना चाहते हैं, आपके बीजेपी के वर्कर्स भी, वहां की जनता भी, कि क्या एनसीपी जो आई है आपके साथ, बीजेपी के साथ, उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ? इसी वजह से ये नतीजे आए क्योंकि बीजेपी मतलब, को बहुत उम्मीद थी महाराष्ट्र से, पूरे अलायंस को थी। हाँ, मतलब एनसीपी का जिस तरह अजीत दादा पवार जी 42 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए थे, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा हुआ नहीं। और अशोक चौहान जी का सर? और अशोक चौहान जी का भी फायदा मतलब उतना हुआ नहीं, क्योंकि जो नांदेड़ की सीट थी वो भी हार गई हमारी। तो इस तरह मतलब ये थोड़ा हो गया। तो सर ऐसे में आप कुछ प्रपोज करते हैं कि रणनीति में बदलाव होना चाहिए? एनसीपी और अशोक चौहान जी कि अब विधानसभा चुनाव में कोई बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव का विषय नहीं, अभी अजीत पवार जी तो हमारे साथ है ही, ठीक बात है। अभी लोकसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा इन लोगों ने उठाया, 400 पार का मुद्दा उठाया, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि हमने, मोदी जी ने दे दिया था 400 पार का नारा, मोदी जी ने दिया था 400 पार का नारा, इसीलिए इंडिया आघाड़ी वाला हारा है, मतलब इंडिया आघाड़ी वाले की हार हुई है, तो ठीक बात है। तो इसीलिए अभी अशोक चौहान का भी फायदा हमको होगा ही होगा, फायदा होगा, अजीत दादा पवार का भी फायदा होगा और वो हमारे साथ रहेंगे, हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक सवाल और है, अगर उद्धव जी साथ होते, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साथ होती, ये स्प्लिट नहीं हुआ होता, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते? हाँ, उद्धव ठाकरे अगर होते थे तो जिस तरह लास्ट टाइम 2019 में हमारी 42 सीटें आई थी, हमारे जो महायुति की मतलब एनडीए की जो सीटें हैं, और आउट ऑफ 48 सीटों में से 42 सीटें आई थी, और उद्धव ठाकरे अगर हमारे साथ होते थे तो हम 45 सीटें जीते थे। तो अब इस चुनाव में क्या अगर आपसे आलाकमान द्वारा पूछा जाए तो आप बताएंगे कि उद्धव जी के साथ वापस से संबंध ठीक करने चाहिए जिससे कि नतीजे और बेहतर आए? सर विचारधारा तो एक ही है, अगर वो वापस आते हैं, घर वापसी कईयों की होती है,
अगर वापस आते हैं तो शायद नतीजे बेहतर होंगे। नहीं, वापस आते हैं तो जिनको आते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी आएगा उसको हम लेते हैं, हम किसको लाने का प्रयत्न नहीं करते। जो आना चाहते हैं, मोदी जी का विजन है 2047 का, और देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है, और देश का संविधान बचाने का उनका संकल्प है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को माथा टेकर शपथ ली। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी शपथ नहीं ली है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के बहुत सारे काम उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलेगा बदलेगा ये प्रचार बहुत झूठा था। संविधान बदलेगा बदलेगा ये कांग्रेस का प्रचार बहुत ही झूठा था, क्योंकि इन लोगों ने सारा देश लूटा था। तो मतलब इन्होंने सारा देश लूटा था, लेकिन ठीक बात है। तो अभी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक साथ हम लड़ेंगे। अशोक चौहान भी हमारे साथ है, ये अजय दादा पवार भी है, एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, मेरी पार्टी आरपीआई है। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो इस वक्त संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र के प्रचार में आएगा नहीं, डेवलपमेंट का मुद्दा महाराष्ट्र में आएगा। मुंबई का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में कैसे समृद्धि मार्ग बना है, कैसे नेशनल हाईवे बन गए हैं, शहरों में कैसी प्रगति हो रही है, तो ये मुद्दे मतलब उसमें होंगे। और अभी एक लाडकी बहना नाम की एक स्कीम एकनाथ शिंदे सरकार ने अनाउंस की है, और उसमें लाखों नहीं करोड़ों महिलाओं को उसका फायदा होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे, मराठा आरक्षण और ओबीसी का ये डर कि हमारा आरक्षण में से सेंधमारी ना हो, ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव कितना अफेक्ट करेंगे आप लोगों को? नहीं, तो एक तो ऐसा है कि ओबीसी का जो मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण मिला था, जब आदरणीय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब मंडल आयोग में जो भी 5000 से ज्यादा जातियां हैं, उन लोगों को 27% आरक्षण मिला था। तो अभी ओबीसी का कहना यह है कि भाई हमको ही हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए था। जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उनका पॉपुलेशन 15% था, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% पॉपुलेशन था, तो दोनों को 22.5% आरक्षण मिला है। बिल्कुल उसी तरह ओबीसी को भी उनके परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी का नक्की परसेंटेज कितना है मालूम नहीं है, क्योंकि ओबीसी का तो सेंसस नहीं हो रहा है। लेकिन कालेलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक देश में 52% ओबीसी है, ऐसा उनका कहना है। तो ओबीसी का कहना है कि भाई मराठा समाज को आरक्षण दीजिए, लेकिन वो ओबीसी में मत दीजिए, पहले हमको ये कम मिला है। तो मेरी मांग ऐसी है कि मैंने सबसे पहले मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग की थी, और अभी जो 10% आरक्षण हमारे मोदी सरकार ने दिया है इकोनॉमिक सेक्शन को, 10% आरक्षण, उसमें मराठा भी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग उसमें आते हैं। बिल्कुल। तो मराठा समाज का कहना है कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको हमारा पूरा सपोर्ट है। और महाराष्ट्र सरकार ने 10% आरक्षण देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन अभी जिस तरह भारत सरकार के सामने सवाल है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण न देना है तो सभी देश के क्षत्रियों का विचार करना होगा। हरियाणा के जाट है, राजपूत है, दूसरे हमारी गुजरात के पटेल है, महाराष्ट्र के मराठा है। बिल्कुल सर। तो ठीक बात है, लेकिन मराठा समाज के आरक्षण को हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम बातचीत का। हालांकि समझ में यही आया है कि एनडीए, हम उम्मीद करते हैं एनडीए अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन समझ में अभी यही आया है कि एनडीए उम्मीद पर अभी महाराष्ट्र में चुनाव में आगे बढ़ रही है, अभी जमीन पर रणनीति बनाना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए अपने उम्मीदों के मुताबिक वहां पर प्रदर्शन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।